तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज करते हैं, जब आपके जो लिक्विड है वो आपके मिसेबल हो। मिसेबल यानी कि जब दोनों आपस में जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं, मिसेबल यानी कि अच्छे से जो है मिक्स हो जाएं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका अल्कोहल और वाटर, ऐसे ही आपका एग्जांपल जैसे कि आपका वाटर एंड एसीटोन। तो यहां पे क्या है कि दोनों जो लिक्विड है वो आपस में अच्छे से मिक्सअप हैं, राइट, मतलब जो है सॉल्यूबल है या मिक्स है। इससे पहले हमने जो किया था डेट वाज कि जब आपके जो लिक्विड्स हैं वो इमिसेबल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑयल और वाटर, वो क्या है अलग अलग लेयर में रहते हैं, मिक्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हमने उनको अनडिस्टर्बली ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है। वो आपका उसके लिए जब इमिसेबल हो उसके लिए दूसरा प्रोसेस है। अब बात कर रहे हैं मिसिबल की, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, देखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, राइट, कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड्स। क्या होंगे, जब टू आपके मिसेबल लिक्विड्स होंगे दैट बॉयल्स विदाउट डीकंपोजिशन, और जो है वो बॉयल होने पे उनमें कोई डीकंपोजिशन ना हो। ऐसा ना हो कि वो जो है सिंपलर कंपाउंड्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए जब हम उसको बॉयल करें, तो इस तरह के ना हो। एंड सेकेंड, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और उन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस है, बिकॉज हमको यहाँ यही जो है इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है इसी का यहाँ पे हमने यूज करना है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, राइट, और बॉयल करने पे उनका जो है डीकंपोजिशन ना हो, राइट। जैसे कि आपका वाटर हो गया, मतलब कि जैसे कि आपका वाटर है, बॉयल करने पे क्या है तो वो वेपर में चेंज होता है, बट डीकंपोजिशन नहीं हो रहा है। ये नहीं कि H2O है ना तो हाइड्रोजन अलग होगी ऑक्सीजन अलग होगी, ऐसा तो नहीं होता, जस्ट वो वेपर में चेंज होता है, बट जो उसका फॉर्मूला डेट इज H2O, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड कि बॉयल करने पे डीकंपोजिशन ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बताया सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस आपका जो है वो पूरा जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए कि ये देखिए यहाँ पर आपका ये है यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें हमने वो मिक्सचर जिसको हम सेपरेट करना है वो यहाँ पे रखेंगे। इसके नीचे ये स्टैंड और यहाँ पे ये आपका बर्नर है, राइट। ये यहाँ पे क्लैंप यहाँ पे जो है आपका स्टैंड हो गया और ये क्लैंप इसमें लगा हुआ है, राइट। और इसमें आप एक थर्मामीटर लगाएंगे टू चेक द थर्मामीटर, और यहां पे एक थर्मामीटर लगाएंगे टू चेक द टेम्परेचर, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट पे एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, जब बॉयल होती है तो जब तक वो पूरा जो है आपका वेपर में चेंज होता है तब तक क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। तो वो टेम्परेचर वगैरह जो नोट करना है उसके लिए यहाँ पे थर्मामीटर आप लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो मिक्सचर है इसमें आपका वाटर है और एसीटोन है। आपका एसीटोन है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, राइट। और वाटर का आप सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में देखिए अच्छा खासा डिफरेंस है ना, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा था कि जब सफिशिएंट डिफरेंस हो उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो जब ये 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा कि एसीटोन जो है वो आपका वेपर में चेंज हो जाएगा, और वो जो है आप वो जो उसकी वेपर्स जो, बिकॉज वेपर कहाँ जाती है ऊपर की तरफ जाती है, तो वो जो है यहाँ से, और देन फिर ये यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से जो है वेपर्स जो है यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पे देखिए कंडेंसर का क्या मतलब है, कंडेंसर जहां पे कि वो जो वेपर्स हैं वो ठंडी होंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आपका यहाँ पे ये है, ये आपकी एक ट्यूब टाइप है जहां से, मतलब जिसको कंडेंसर बोल रहे हैं, जिससे कि आपकी जो एसीटोन की वेपर्स हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होगी, देन यहाँ पे आपकी जो है इस कंटेनर में यहाँ पे आपकी कलेक्ट होती रहेंगी, इकट्ठा होती रहेंगी। और जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, तब तक क्या होगा कि यहाँ पर ये बीच में इस तरह से यहाँ पे लगाया हुआ है कि ये रास्ते में ही जो है ठंडा हो जाए, राइट। और देन वहां पर जो है, बिकॉज वेपर्स क्या है, वेपर्स आपकी गैसियस फॉर्म में है, वेपर्स क्या होते हैं गैसेस फॉर्म में, तो उनको ठंडा करके क्या कर रहे हैं, कंडेंस करने पे क्या होता है, वेपर्स क्या होती हैं आपकी लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो है लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब वो यहाँ से वो वेपर की फॉर्म में जाएगा और यहाँ वो लिक्विड की फॉर्म में निकलेगा। आपका देखिए कोल्ड वाटर यहाँ से आप यहाँ से डालते रहेंगे, और जो पानी देखिए जब ये, बिकॉज ये यहाँ पे ठंडा कर रहा है इसको,
ठीक है, एसीटोन की वेपर्स को। तो ये पानी क्या है, गर्म होता रहेगा। तो अब वो गर्म पानी को जो है आपको निकालना भी तो होगा, ठंडा पानी उसमें डालते रहोगे, गर्म पानी वहां से निकालते रहोगे, बिकॉज जो हीट ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा, इस वाटर में ही होगा जो ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी यहाँ से आप डालते रहेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा तो यहाँ से उसको निकालते रहेंगे। तो इस पूरे पूरे प्रोसेस में यही हो रहा है आपका। यहाँ से आपने इसको बर्न, यहाँ से बॉयल कर रहे हो, एसीटोन वेपर में चेंज होगा, देन यहाँ से वो एज ए वेपर चलेगा, रास्ते में वो ठंडा होगा, कंडेंस होगा, देन यहाँ लिक्विड की फॉर्म में यहाँ तक पहुँच सकता है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा और फिर आपको उसको कंटेनर में एक जो है इकट्ठा कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे। सिंपल सा प्रोसेस है कि इस तरीके से ये आपका हो रहा है, राइट। तो ये थी बात आपकी डिस्टिलेशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स में वो 25 केल्विन से कम का हो, राइट। देन हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। डिफरेंस ज्यादा है तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हो जाएगा, लेकिन जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो वहां पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और more miscible liquids from which for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, right? तो स्टूडेंट, अगर आपने जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो आपका एपरेटस, जो पूरा आपका एपरेटस था, सेटअप था, अगर वो आपने वहाँ पे ड्रॉ नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड करके आप वहाँ से जो है उसको ड्रॉ कर लें, राइट। ये जो है आपका थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये है आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के लिए सेटअप। देखिए चेंज क्या हुआ है, ये आपका बाकी ये ऐसे क्लैंप वही है, ये ठीक है, यहाँ पे बर्नर हो गया, ये यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये कंडेंसर। चेंज क्या हुआ है आपका, दिस इज योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर चेंज आया है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर जो है आपने यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर में जो है ये जो है ये दिस आर द ग्लास बीड्स, राइट। जस्ट ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड, बस ये आपका पूरे सेटअप में डिफरेंस है, राइट। और अब जो है ये आपका जो कंडेंसर है, बिकॉज वेपर अब यहां से आपके रिलीज होंगी, राइट। पहले कहां से जो है वेपर्स यहां से जा रही थी, अब बिकॉज ये है तो वेपर्स जो है यहां तक जाएंगी, देन आपकी यहां कंडेंसर के थ्रू जाएंगी। अब यहां पर क्या होगा कि ये ग्लास बीड्स इसमें क्यों हमने लगाई हैं, या फ्रैक्शनल जो आपका कॉलम है वो क्यों लगाया है? तो फ्रैक्शनल कॉलम और उसके अंदर जो ग्लास बीड्स हैं इनका जो यहाँ पे पर्पस है, डेट इज कि ये ग्लास बीड्स क्या करेंगी, जो आपकी वेपर्स आएंगी उनको सरफेस देंगी, सरफेस एरिया देंगी, क्या करने के लिए, टू कंडेंस। देखिए जब आपका यहाँ पर ये ग्लास बीड्स होंगी तो जब वेपर्स जो हैं यहाँ पे आएंगी, यहाँ तक पहुंचेंगी और इनके सरफेस से जब वो टकराएंगी तो क्या होगा कि वो क्या होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है। देन यहां से वो कुछ यहाँ पे उनकी कूलिंग होगी, देन जब वो यहां से निकल के जाएंगी देन फिर कंडेंसर में जाते हुए देन उनकी कूलिंग होगी। तो जस्ट ये आपका डिफरेंस है इन द जो आपका सेटअप है डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो डायग्राम आप वीडियो को रिवाइंड करके वहां से जाके उसको ड्रॉ कर लें। जस्ट ये आपका ये जो यहाँ पर है फ्रैक्शनल कॉलम नहीं आएगा, बाकी सारा जो है वही है। ये हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम द एयर। जैसे कि तो जो आपकी एयर है इसमें सो मैनी गैसेस आर देयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सो मैनी गैसेस आर देयर, है ना। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। वन मोर एग्जांपल इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, राइट, क्या है कि फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि आपका एलपीजी, कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, राइट, ये सब क्या है आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो इनको जो है बिकॉज ये जो इनका जो एक रॉ मटेरियल जहां से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आपका एक ही है, वहीं से ये सारी चीजें आपकी उसमें से अलग अलग हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आपकी एयर होगी, एयर में सो मैनी गैसेस, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। उसी तरह से आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें आपकी एलपीजी गैस निकलती है, का पेट्रोल है, कैरोसिन ऑयल है, रिफाइनरी ऑयल है। तो वो सब जो है दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, राइट। तो पेट्रोल, एलपीजी,
राइट। तो इन सबको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही यूज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके इन सबको अलग अलग हम वहां पे निकाल लेते हैं। और देखिए सबका यूज अलग अलग है। एलपीजी गैस आपकी अलग यूज होती है, रिफाइनरी गैस का अलग यूज है, पेट्रोल का अलग यूज है, केरोसिन ऑयल का अलग यूज है। राइट, तो वो जो है आपका एक ही प्रोडक्ट में से इतने सारे आपके फ्रैक्शंस और फर्दर आपके प्रोडक्ट्स उसमें से निकलते हैं। ठीक है, तो वो आप किसके थ्रू निकाल रहे हैं, वो भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ द गैसेस फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ पे दैट इज योर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, और यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। दिस इज योर फ्लो चार्ट। राइट, फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद जो फ्लो चार्ट के बाद हम जो है पूरा सेटअप भी वहाँ पे आपको जो है शो करके तब आपको दिखाएंगे किस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। राइट, तो दैट इज योर फ्लो चार्ट एंड दिस इज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पे क्या है आपकी एयर, जिसमें से हमने जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करना है। कंपोनेंट से मतलब है कि जो उसमें गैसेस हैं उनको अलग अलग करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे क्या करना है, हमने एयर को कंप्रेस करना है। कंप्रेस कैसे करेंगे, टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है उसको इंक्रीज करके। प्रेशर जब आप किसी चीज पर लगाएंगे, जब एयर पे प्रेशर आप लगाएंगे तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। और ये हमने जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये हमने चैप्टर 1 में स्टडी भी किया है। आप वहां पर जाके डिटेल में देख सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एयर। क्या होता था जब हम एयर को कंप्रेस करते थे, उस पर प्रेशर लगाते थे, तो क्या है कि आपकी जो एयर है वो उसकी स्टेट चेंज होती थी। वो एयर जो है जो आपकी गैसियस स्टेट में है वो किस में चेंज हो जाती थी, आपकी लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर भी यही होगा जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करने के साथ साथ क्या है, टेम्परेचर आपका क्या है, डिक्रीज होगा। राइट, तो प्रेशर हमने इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या है, एयर आपकी कंप्रेस हो रही है, और टेम्परेचर डिक्रीज जैसे जैसे कर रहे हो तो जो आपकी एयर है वो क्या हो रही है, आपकी ठंडी हो रही है, कूल हो रही है। और इस दोनों प्रोसेस से, ठीक है, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इससे क्या होगा कि जो आपकी एयर जो आपकी गैसियस स्टेट में थी वो आपकी चेंज हो जाएगी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अगर ये आपको फिर भी यहां पर कंफ्यूजन है कि ये क्या किस तरह, तो आप चैप्टर 1 का जो है वीडियो लेक्चर देख सकते हैं वहां पे जाके। अब नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब लिक्विड एयर जो है, अब वो लिक्विड फॉर्म में आपकी एयर आ गई है। अब वहां पे क्या करना है आपने, अलो टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अभी हमने जब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो आपका प्रोसेस है वहां पे हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमें जो आपकी लिक्विड एयर है उसको वार्म अप करना है, मतलब उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। राइट, तो यहाँ पे लिक्विड एयर जो है, लिक्विड एयर को देन हल्के धीरे धीरे जो है उसको वार्म अप करना है। और कहाँ करना है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जब आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा कि देखिए डिफरेंट गैसेस का जो है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा तो नहीं है कि सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ही होगा, सबका अलग अलग होगा। तो उसी चीज़ का हमने यहाँ पे यूज़ करना है, उनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हमें वहाँ पर टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन करना है कि आपकी जो गैसेस हैं वो अलग अलग फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ गैसेस सेपरेट डिफरेंट हाइट, वो कैसे, अभी जब यहाँ पे पूरा सेटअप जो है नेक्स्ट, अभी इससे नेक्स्ट में जब हम पूरा सेटअप दिखाएंगे किस तरह से हो रहा है तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपकी मेनली देखिए एयर में क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फर्दर आपकी कुछ और गैसेज होती है। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, और इनका यहाँ पे परसेंटेज देखो दिखाया गया है। सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन होती है, डेट इज 78.1%, ऑक्सीजन वही आपकी 21.9%,
एंड आर्गन 0.9%, जो बाकी आपकी गैसेज हैं। यहाँ पे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स है। बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। देन आपका आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? 183 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज यहाँ पे माइनस में है वैल्यू। आपने नंबर लाइन पढ़ी है, देखिए नंबर लाइन में क्या है आपका, मान लीजिए ये आपका 0 है, इधर आपका 1 2 इस तरह से होगा, ठीक। और अभी हम बात कर रहे हैं माइनस की, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं माइनस की, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कहीं आपका जाके यहाँ कहीं मान लीजिए ये आपका क्या होगा, -183, फिर थोड़ा इधर चलेंगे तो यहाँ पे कहीं आपका -186 और यहाँ कहीं आपका -196 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही होगा ना, ये बात आ गई समझ में। 0 से 1 2 3 4 इस तरह से -183 -186 देन -196 ऐसे ही आएगा आपका। अब देखिए जैसे जैसे हम इस साइड में जा रहे हैं, क्या है वैल्यूज, जो आपकी वैल्यू है या जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो जो आपका टेम्परेचर वो डिक्रीज कर रहा है। जो आपका देखिए जैसे आपका वाटर है, वाटर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है। अगर उसका टेम्परेचर हम और कम करते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ना। 0 से जब इस साइड में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ये 10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो आपकी आइस जो है वो फ्रीज होगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 0 से जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, वो आपका लिक्विड में चेंज होने लगेगी। इसी तरह से ये तो था वाटर की बात, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। उसी तरह से इन जो आपकी हर एक कंपोनेंट का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसी तरह से ये आपकी जो गैसेस है उनका ये बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का है तो वो किसका है, ऑक्सीजन का। जो वैल्यू जितनी इधर होगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का। जितना वैल्यू इधर होगी उतना ही मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ऑक्सीजन का। ये बात समझ में आई। देन फिर आर्गन, और उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। तो यही अब इन बॉइलिंग पॉइंट का, ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट का और जो नाइट्रोजन है, इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वही हमें यहाँ पे यूज करना है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब यूज करते हैं, जब आपके जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं या इमिसिबल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका 25 केल्विन, राइट। अब कहेंगे कि ये तो केल्विन और ये डिग्री सेल्सियस, तो भाई आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या लिया था हमने, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करते थे, 273 प्लस उसमें उतना ही ऐड कर दो तो केल्विन, यानी कि 27, ये कितना आ जाएगा आपका 283 केल्विन। हो गया चेंज। अब यहाँ पर भी एक कर लीजिए आप, -183 है, 183 डिग्री सेल्सियस, इसको इसमें चेंज करना है तो क्या होगा, क्या करना होगा, 273 माइनस 183 कितना हो जाएगा, 90 केल्विन। यानी कि इट मीन्स कि जो आपकी ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90 केल्विन। इसी तरह से आप इसका निकाल लीजिए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका 273 माइनस 196, राइट। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 87 केल्विन। तो यहाँ पे आप केल्विन में भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो कितने केल्विन का है, 3 केल्विन का, राइट। वो तो बहुत कम है। और देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, प्लस माइनस का अगर आपको कुछ यहाँ पे डाउट है तो देखिए टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 90, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। कितना है आपका
183 को जब आपने चेंज किया 90 केल्विन, और नाइट्रोजन का कितना है 87, तो ज़्यादा टाइम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये चीज़ समझ में आई, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और डिफरेंस कितना है आपका 3 केल्विन का, कितना आया 3 केल्विन, ठीक है। तो इट मींस कि यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस यूज होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये चीज समझ में आई। और बाकी अब आपको कोई भी डाउट है तो वो आपका जो अभी हम यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं उससे आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसको जो है फटाफट से नोट करें, ये नंबर लाइन भी और ये सब यहाँ से नोट कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये जो है किस तरीके से आया था। तो स्टूडेंट ये है आपका पूरा सेटअप कि किस तरह से हम जो है एयर के कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट आउट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ से जो एयर है, एयर को हम पास करा रहे हैं फिल्टर से। फिल्टर से जो है पास कराने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिल्टर करने पे क्या है वो वहीं पे आपके रुक जाएंगे, और यहाँ पे ओनली जो गैस है, गैस के कंपोनेंट हैं एयर में, वो ही जो है आपके यहाँ पर जाएंगे अंदर, राइट। तो यहाँ से आप जो है एयर को पहले फिल्टर कराएंगे, देन आप जो है एयर आपकी एंटर करेगी यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर डाला जाएगा एयर पर प्रेशर, राइट। एयर को कंप्रेस किया जाएगा इस वाले जोन में। नाउ अब यहाँ से जो आपकी कंप्रेस्ड एयर है वो आपकी अब फर्दर जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ इस जोन में क्या होगा, यहाँ पर अब जो आपकी कंप्रेस्ड एयर है उसको कूल किया जाएगा, उसका कंडेंसेशन किया जाएगा। मतलब ये जो है दैट इज योर कंडेंसर। यहाँ पे ये जो है आपका ये जो पाइप यहाँ पे पाइपलाइन एक ये यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें है आपका वाटर, कोल्ड वाटर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वाटर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है यहाँ से आप सप्लाई करते रहेंगे, और यहाँ से जो है आपका जब पानी जो है आपका यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो उसको यहाँ से निकालते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका ये जो है इसमें आपका जो है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर रहेगा, जिससे कि जब एयर जो है यहाँ से जब पास होके यहाँ जाएगी तो तब तक वो क्या होगी, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे उसको कंप्रेस करेंगे, इस जोन में उसको कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे, राइट। और जब यहाँ से जो एयर जाएगी डेट विल बी कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, राइट। जब यहाँ से आउट हो रही है एयर तो यहाँ पे जब वो जाएगी तो डेट विल बी ए कूल्ड कंप्रेस्ड एयर, राइट। अब वो एंटर करेगी सेपरेटर में, जहां पर आपका जो है एयर का सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जो ये एयर जो हमने यहाँ पे कूल्ड की है वो राइट, और जो ये हमने यहाँ पर एयर को कूल किया है वो कितने टेम्परेचर तक किया है, -200 डिग्री सेल्सियस, राइट। -200 डिग्री सेल्सियस तक हम यहाँ पे जो एयर है उसको यहाँ पे कूल कर रहे हैं, राइट। अब क्या है कि जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेशन होगा CO2 का एज ए ड्राई आइस। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेशन होगा CO2 का, तो यहाँ पे सबसे पहले सेपरेशन होगा CO2 का एज ए ड्राई आइस। एज ए ड्राई आइस कैसे, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो आपकी CO2 है, CO2 का फ्रीजिंग पॉइंट, CO2 का फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है -79 डिग्री सेल्सियस। इट मींस कि -79 डिग्री पर ही आपकी CO2 फ्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर तो टेम्परेचर कितना है आपका -200 डिग्री सेल्सियस। माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, देन यहाँ पे कहीं आपका -79 आएगा, देन यहाँ पे कहीं आपका 200 डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट। तो आप CO2 को तो फ्रीज होने के लिए कितने टेम्परेचर पे हो जाएगी, -79 पे। अब उससे कम टेम्परेचर जितना भी कर लो वो तो आपकी आइस की फॉर्म में ही रहेगी ना भाई। देखो जैसे कि आपका वाटर है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री से जितना भी नीचे ले जाओ वो आपकी आइस ही रहेगी, कुछ और तो चेंज उसमें होना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आपका
यहाँ पर CO2 जब -79 डिग्री पर ही आपकी फ्रीज हो जाएगी, उसके बाद कितना भी टेम्परेचर जो है कम कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए, जो है आपकी जो CO2 है वो आपकी फ्रीज फॉर्म में रहेगी, मतलब कि आइस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी CO2 है वो आपकी यहाँ पे ड्राई आइस की फॉर्म में रहेगी, उसको हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, और बाकी बाकी आपकी जो गैसेस हैं वो यहाँ पे होंगी लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो जो सॉलिड फॉर्म में CO2 थी वो तो आप यहाँ से यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे अलग। बाकी जो आपकी यहाँ पे लिक्विड एयर है उसको आप यहाँ पे फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब ये लिक्विड एयर जो है यहाँ से अब जाएगी इस जोन में, डेट इज योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होगा, जैसे कि अभी फ्लो चार्ट जब किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या करना है हमें, जो गैस है उसको अब थोड़ा वार्म अप करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है। तो ये जो आपका यहाँ पे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, इसमें जो है टेम्परेचर जो है वो इस तरह से रहता है कि नीचे तो जो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे रहेगा आपका -185 डिग्री सेल्सियस, राइट। और यहाँ पर जो है आपका जो टेम्परेचर है वो रहेगा -196, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा जो इसका डिस्टिलेशन कॉलम का जो बॉटम पार्ट है, ठीक है, जो ये बॉटम पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, राइट, और यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि देखिए, जैसे कि जब फ्लो चार्ट हमने अभी किया वहां पे मैंने बताया आपको, राइट, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, देन फिर आपकी आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट था दैट वाज -186 डिग्री सेल्सियस, एंड देन नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट था -196 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी ऑक्सीजन है वो बॉयल कितने पे होगी, 183। अब देखिए यहाँ इसको मैं और अच्छे से आपको जरा थोड़ा सा बता दूंगा ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपकी नंबर लाइन पे जैसे करते हैं हम, है ना, तो इधर आपका 0, इधर फिर प्लस में होगा 1 2 3, इसी तरह से यहाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए -200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ कहीं पे होगा 196 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कहीं आप मान लीजिए 185 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कहीं आपका इसी के आसपास होगा आपका, यहाँ मान लीजिए ये है आपका -183 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ कहीं आपका था 79 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है डेट इज 200 डिग्री सेल्सियस, राइट, 200 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अब क्या है, जैसे यहाँ पे गया तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, यहाँ अब जो एयर है लिक्विड फॉर्म में वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 185, राइट। और जो आपकी ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 183, यानी कि इट मीन्स कि अगर हम 2 डिग्री और कम करेंगे देन वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, वेपर में। लेकिन 185 पे क्या रहेगी, वो वहां पे वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। ये चीज समझ रहे हैं आप, यहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस से जो है जब यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में है और वो 183 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 183 डिग्री सेल्सियस है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर रखा है वो हमने -185 रखा है, जो आपका ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम, जिससे कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही रहे और लिक्विड ऑक्सीजन को आप यहाँ से सेपरेट आउट कर लें। इसी के साथ जो आपकी ये नाइट्रोजन और आर्गन है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -196 डिग्री सेल्सियस और -185, यानी कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, -185, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 196। इट मीन्स कि ये 185 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे आपके, ये आपकी वेपर में चेंज हो जाएंगी, बिकॉज
196 जहां आपका टेम्परेचर हुआ, -196 जहां टेम्परेचर हुआ, दे विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू द वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर और ज्यादा है इस साइड में है ना, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन और आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे तो ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, तो आपकी जो नाइट्रोजन और आर्गन है वो यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएंगी वेपर स्टेट में। और वो हम जो है जब वो वेपर फॉर्म में वेपर जो है वो कहाँ पे जाती है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी जो नाइट्रोजन और जो आपकी आर्गन है वो आपकी जाएगी अपवर्ड, और वो जो है आप ऊपर से यहाँ से निकाल लेंगे। जो आपकी ऑक्सीजन है जो आपकी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है वो आप यहाँ पे अलग से इस कंटेनर में जो है उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से टेम्परेचर को यहाँ पे इस तरह से मेंटेन करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में ही रहे, और जो आपकी नाइट्रोजन और बाकी गैसेज हैं वो आपकी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे वी हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट्स। इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो आपकी एयर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। राइट, तो आप इस डायग्राम को, ये टेम्परेचर और हो सके तो ये नंबर लाइन भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए कि किस तरह से आपका टेम्परेचर हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, किस प्रोसेस में चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे माइनस में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। राइट, तो ये नंबर लाइन जो है जिस पर टेम्परेचर शो किया ये भी आप बना लें, सो डेट कि आपको, बिकॉज माइनस में है तो कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे कि किस तरह से टेम्परेचर आपका जो है किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है क्या। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की हम जो है यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है प्योर सॉलिड को ऑब्टेन करेंगे। राइट, क्रिस्टल जैसे कि क्रिस्टल जैसे आपके चीनी के दाने होते हैं वो उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। ऐसे ही जो आपका सोल्ट जो है, सोल्ट भी जो है इसको मतलब कि जो है इसको फाइन तो बाद में किया जाता है, पहले क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है। क्रिस्टल्स यानी कि छोटी छोटी आप क्रिस्टल्स एक तरह से आप बोल सकते हैं छोटे छोटे से आप पत्थर या डली की फॉर्म में। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को क्रिस्टल की फॉर्म में निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बिकॉज क्रिस्टल की फॉर्म में हम प्योर सॉलिड वहां से निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योरीफाई सॉलिड्स, एकदम प्योर फॉर्म में वो आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आपका जो सी वाटर में से जब हम सोल्ट जो है, सोल्ट को जो उसमें से निकालते हैं दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम वहां से निकालते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ आलम, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, तो इम्प्योर में से फिटकरी का जो क्रिस्टल्स हैं उसको निकालना। बिकॉज आपने फिटकरी देखी होगी है ना, वो भी कैसी होती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी क्रिस्टल्स डली की फॉर्म में होती है, डली यानी कि स्टोन्स की फॉर्म में होती है। राइट, तो उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो है सेपरेट करते हैं। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, है ना, क्या है ये? तो एक यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का जहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि देखिए हमने 5 ग्राम जो है इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, 5 ग्राम जो है इम्प्योर सैंपल सॉल्यूशन हमने ले लिया, जो है सॉरी कॉपर सल्फेट हमने लिया, उसको हमने पानी में जो है डिजोल्व कर दिया। ठीक है, मिनिमम पानी में, कम से कम पानी में डिजोल्व करना जितने वो इजीली जो है आपका घुल जाए, डिजोल्व हो जाए। राइट, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। अब क्या करना है, फिल्टर पेपर लगा के इम्प्योरिटीज को निकाल देना है। नाउ देन इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट, अब क्या करना है, उसमें से जो पानी है उसको इवेपोरेट कराना है। ठीक है, सो एज जिससे कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने बात की थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मैक्सिमम कितना जो है सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट आप मैक्सिमम अमाउंट में उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेशन सॉल्यूशन, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वहां से आपको मिल जाएगा, जितना पानी आपका निकलना होगा वो आपका निकल जाएगा। राइट, नाउ अब जो है जो आपका सॉल्यूशन जो बचा उसको आप कवर कर देंगे विद द फिल्टर पेपर एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और एक लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स टू कूल स्लोली एट रूम टेम्परेचर। और उसको फिल्टर पेपर से जो है कवर करके उसको ढक के और उसको जो है 24 घंटे
24 घंटे के लिए जो है 24 आवर्स के लिए, मतलब एक दिन के लिए जो है ऐसे अनडिस्टर्बली रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, राइट, कि वो धीरे धीरे जो है ठंडा हो, राइट। अब क्या करना है, बिकॉज इवेपोरेशन जब आप कर रहे हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है आपका हीट आप उसे जो है, एक तो प्रोसेस है कि भाई नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, आप सनलाइट में रख रहे हैं, एक जब आप लैब में कर रहे हैं तो आप उसको हीट देंगे, है ना, जिससे कि वहां पे इवेपोरेशन हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट जब आप उसको एक दिन बाद यानी कि 24 घंटे बाद जब देखेंगे तो वहां पर आपको उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे, एंड दैट विल बी इन ए प्योर फॉर्म, वो आपके प्योर फॉर्म में होंगे, राइट। तो यहां पर आपने क्या किया, दोनों चीजें यहां पे आपने यूज की, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया, पहले फिल्ट्रेशन किया, राइट, देन उसको इवेपोरेट किया और देन उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। बस इतना करना आपने, सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन लिया, पानी में उसको डिसोल्व किया, मिनिमम पानी में, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले फिल्ट्रेशन कर लिया जिससे इंप्योरिटीज निकल जाए, देन उसका इवेपोरेशन कर दिया, ठीक है, जिससे कि आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। देन आपने उसको कवर करना है, 24 घंटे बाद चेक करना है, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, 24 घंटे बाद देखने वो आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो सिंपल सा प्रोसेस आपका क्रिस्टलाइजेशन का, जो कि हमारा सॉल्ट बनाने में, सॉल्ट जो हमारा जो घरों में यूज होता है, तो वहां से इंप्योरिटी, उससे इंप्योरिटीज निकालने के लिए भी यही प्रोसेस हम यूज करते हैं, राइट। तो डेट इज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, देखिए फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन से ये जो आपका प्रोसेस है ये बेटर क्यों है। पहली चीज कि वहां पे फिल्ट्रेशन में कहीं ना कहीं इंप्योरिटीज जो है आपकी पास हो सकती हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट इवेपोरेशन से कैसे बेटर है, इवेपोरेशन में क्या है, कुछ आपके जो आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो आपके डीकम्पोज हो जाते हैं, जब आप उसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने पे कुछ आपके कंपोनेंट वो क्या होते हैं वहां पे डीकम्पोज हो जाते हैं, या जैसे आपकी चीनी है, शुगर है, वो क्या होती है आपकी चिपक जाती है, ठीक है। तो राइट, तो इस प्रोसेस में जो है इस तरह का जो है इस तरह की खामियां इसमें नहीं है, इसलिए ये आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उससे बेटर है, राइट। तो दो चीजें हमने यहाँ पे कैसे ये आपका बेटर है, वन, नो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, राइट, नो डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, इसके आप लिख सकते बेनिफिट्स या एडवांटेज, राइट। तो पहला है नो डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, एंड सेकेंड वन इज नो चांस ऑफ पासिंग ऑफ इम्प्योरिटी, राइट। इम्प्योरिटी के पास होने का कोई चांस नहीं है एज इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट जो टॉपिक है डेट इज वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। जो भी देखिए हमने अभी इससे पहले जो मेथड पढ़े हैं उसमें भी क्या है, हम क्या इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे थे या कंपोनेंट्स को जो है सेपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है, जो वाटर में इम्प्योरिटीज हैं उनको इन्हीं सब मेथड्स का यूज करके, इन्हीं के एप्लीकेशंस हैं उनका यूज करके जो है हम वाटर में से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि पानी को, वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर जिसमें कि आप पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। कोई भी आपका टैंक हो सकता है जिसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं, टू स्टोर द वाटर। यहां से क्या है, सबसे पहले एक यहाँ पे दूसरा टैंक होगा, आप टैंक इस तरह से या आप टैंक की फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या है कि पानी को आप स्टिल ऐसे ही कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपके हैवी पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, जैसे कंकर पत्थर जो होंगे वो क्या है नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वो आपकी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और पानी को फिर देना आप दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो हैवी सॉलिड पार्टिकल, वो आपके वहां पर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह गए हैं उसके लिए आप जो है लोडिंग जो टैंक है उसका यूज करेंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपने जैसे कि देखा था, है ना, बहुत ही वो क्या है, जो आपके सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनसे
उनसे भी हल्के होंगे, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लोडिंग टैंक का, जिसमें आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो इंप्योरिटीज हैं उनको जो है सेटल डाउन कराया जाता है, सेडिमेंट कराया जाता है, राइट। नेक्स्ट फिर उसको फिर भेजा जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक क्या है? फिल्ट्रेशन टैंक में जो है आपका जो पानी है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ सप्लाई होगा पानी, है ना, यहाँ। देन ये जो है जो 3 लेयर बनाई गई हैं उनसे पास होते हुए देन ये आपका ये इस वाले टैंक में जाएगा। तो ये 3 लेयर क्या है? पहली जो है ये है आपकी सैंड की लेयर, रेत होगा पहली लेयर में। दूसरी लेयर में आपकी ग्रेवल्स होंगी, ग्रेवल्स यानी कि आपकी बजरी, है ना, जो आपने रोड वगैरह बनते हुए भी देखा होगा, या आपका जब जो है आपकी जब आपका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वहां पे भी आपकी ग्रेवल्स बजरी यूज होती है। कुछ बड़े साइज की होती है, कुछ छोटे साइज की होती है, है ना, डिफरेंट साइज की होती है, राइट। तो यहां पर भी हमें वो ग्रेवल्स जो है अलग अलग साइज की यूज करनी है, इस तरीके से कि जो छोटी ग्रेवल्स हैं वो ऊपर रखेंगे, देन उनसे बड़ी जो साइज की जो ग्रेवल्स हैं वो उससे नीचे, देन सबसे बड़े साइज की ग्रेवल्स सबसे नीचे वाली लेयर में रखेंगे, राइट। तो सबसे ऊपर सैंड, ठीक है, बिल्कुल फाइन, देन उससे बड़े साइज के जो आपके पार्टिकल्स हैं यानी कि ग्रेवल्स रखेंगे, देन उससे बड़े साइज के जो आपकी ग्रेवल्स हैं वो रखेंगे। कि इनसे क्या होगा कि जब पानी इनसे पास होगा ना, तो क्या होगा, पास होते हुए क्या है कि जो पानी में जो इम्प्योरिटीज है, सॉलिड या जो यहाँ से खाते आते भी अगर कुछ रह गया है तो वो यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी जब सैंड में से आपके पास होंगे तो वो वहीं पे सैंड में जो है चिपक जाएंगे, राइट। या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी जो है, बिकॉज वहां पर गैप जो है बहुत कम होगा, सैंड हो गए, ग्रेवल जो है, देखिए सबसे कम गैप किसके बीच में होगा? सैंड के बीच में, सैंड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होगा। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो वहीं पे जो है सैंड में चिपक जाएंगे। इस जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह है वो भी जो है यहाँ पर जो आपकी, देखिए अब दिख रहा होगा ना कि यहाँ पर गैप कम है, यहाँ पर ज्यादा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा उनके बीच में गैप उतना ज्यादा होगा, राइट। तो इस तरह से जो है इंप्योरिटीज आपकी रह गई हैं वो फर्दर यहाँ पर आपकी यहाँ पर फिल्टर आउट कर दी जाएंगी, यहाँ पे फिल्टर उनका फिल्ट्रेशन कर दिया जाएगा, ठीक। जो आपका यहाँ से पानी निकलेगा अब उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होगी, बट बैक्टीरियाज जो उसमें बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, वो उसमें हो सकते हैं, उनको मारने के लिए देन हम वहां पे क्लोरिनेशन टैंक का यूज, राइट। लेकिन क्या है कि यहां पर आपने इंप्योरिटीज, जो इनऑर्गेनिक जो इंप्योरिटीज हैं उनको तो आपने रिमूव कर दिया, लेकिन पानी में जो आपके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जिससे कि आप जो है जिससे कि बीमारियां फैल सकती हैं, वो जो है हो सकते हैं कि वाटर के अंदर ही हो, है ना, बिकॉज वो आप इन प्रोसेस के थ्रू जो है उनको रिमूव नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए जैसे कि हम वहाँ पे क्लोरीनेशन मोस्टली जो है आपने देखा भी होगा, आपने सुना होगा कि हम क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन वाटर यूज करते हैं, या ठीक है। और जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन, मतलब कि क्लोरीन हम पानी के अंदर डाल देते हैं जिससे क्या है कि उसमें जो बैक्टीरियाज होंगे वो उसमें से मर जाएंगे। तो एक सुटेबल अमाउंट में जो है पानी के अंदर क्लोरीन जो है वो उसमें डिजोल्व कर दी जाती है, घोल दी जाती है, राइट। तो यहां से जब जो आपकी इनऑर्गेनिक जितनी भी इंप्योरिटीज है वो जब आपकी निकल जाएंगी, देन उसको क्लोरिनेशन टैंक में जो है डाला जाएगा, जहां पर उसमें क्लोरीन उसमें मिलाई जाएगी टू किल द बैक्टीरिया, राइट। एंड देन फिर जो है घरों में या जहां पे भी आपके सप्लाई करना है ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई के लिए जो है उसको छोड़ दिया जाएगा, राइट। तो ये है आपका वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस।